कमलेभ्यो नमः। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी सर, श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग के डायरेक्टर प्रोफेसर पीवीवी सुब्रमण्यम सर और इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स जो इस वर्कशॉप में उपस्थित है और जो थोड़े समय बाद इस वर्कशॉप में उपस्थित होंगे, आप सभी को नमस्कार और स्वागत। ये जो आयुष मिनिस्ट्री ने इस बार थीम ली है, हर घर आंगन योग, ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय पर श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग द्वारा इतना सुंदर ये लेक्चर सीरीज, वर्कशॉप सीरीज आयोजित की जा रही है, इसलिए साधुवाद। और इसी के साथ मैं हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। आजकल हम एक अलग ही चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हमारे पास सुख सुविधाएं भरपूर है, परंतु कुछ समस्याएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में जुड़ जाती है। वो रोगों के रूप में होती है, वो मानसिक समस्याओं के रूप में होते हैं। तो जितना हम डेथ परसेंटेज देख रहे हैं आज, उसमें सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है, जो एक दूसरे से ऐसे फैलती नहीं है, परंतु ये स्वतः हमारे लिए होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और साथ में इनमें से भी बड़ा हिस्सा है जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन, इसकी वजह से जो समस्याएं आ गई है, हमारा जो दिनचर्या है उसमें काफी बदलाव आया है। और उस बदलाव के कारण, उस खान पान में बदलाव के कारण, रहन सहन में बदलाव के कारण बहुत सारे रोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। और यही हमारे जो डिसीजेस है उसमें एक बड़ा हिस्सा ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स का है। हम भले ही कितनी संपत्ति कमा ले या अच्छा सैलरी पैकेज पा ले, परंतु मूल रूप में हमें आवश्यक है स्वस्थ रहना। यदि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो ये जो सुख सुविधाएं हम पा रहे हैं, इनका वास्तव में आनंद ले पाएंगे। यदि हम सुख सुविधाएं भरपूर है, परंतु यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है हम लोग, तो उस सुख सुविधाओं का हम लाभ नहीं ले पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। मानसिक समस्या है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं जीवन का। इसीलिए फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये बहुत ही आवश्यक है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। और इन समस्याओं का निजात पाने के लिए जब हम देखते हैं एक सॉल्यूशन के रूप में, तो योग के तरफ नजर जाती है कि योग कैसे इन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। परंतु फिर एक बात आती है कि हम लोग इतने ज्यादा दौड़ धूप और इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम पाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है योगाभ्यास करने के लिए। फिर बोलते हैं कि जब योग करना है तो 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, और इतना समय तो हम हमारे डेली रूटीन में नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यक है कि ये जो योग है हमारे दिनचर्या का ही हिस्सा बन जाए। और यही दिनचर्या का जब हिस्सा बन जाएगा, तब ये जो हर घर आंगन योग, ये जो थीम है, ये सही मायने में सार्थक होगी। हर व्यक्ति, हर आंगन में, हर परिवार में योगाभ्यास शुरू हो जाए। स्वामी कुवलानंद जी कहते हैं, योगा हैज अ कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। पूरे मानव जाति के लिए योग के पास मैसेज है। इट हैज अ मैसेज फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, as well as it has a message for our human mind, and it has a message for the human soul। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा आत्म तत्व, इन सभी के लिए योग के पास कुछ न कुछ है। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए जो तीनों आवश्यक चीजें हैं, आत्मा, मन और शरीर, इनके लिए योग संपूर्ण रूप से इसमें सक्षम है।
समय नहीं है हमारे पास, परंतु दूसरा एक और कारण होता है योग क्यों नहीं करना है, तो क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि योग ऐसा है और हम नहीं कर पाएंगे। क्या है योग? योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबल पर्सन्स। योग जो है, जो जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है वही लोग कर सकते हैं, बाकी लोग योग नहीं कर सकते हैं, ऐसी एक भ्रांत धारणा होती है। फिर योगा इज जस्ट ए फिजिकल एक्सरसाइज। लोगों के मन में योग विषय जैसे ही आता है तो सोचते हैं कि कुछ आसन होंगे और ज्यादा से ज्यादा कुछ प्राणायाम होंगे और उससे अधिक होंगे कुछ ध्यान वगैरह के अभ्यास। तो लोगों को यही लगता है योगा इज जस्ट ए फिजिकल एक्सरसाइज, और कुछ लोग उसमें अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, इसलिए योग नहीं करना है। फिर कुछ लोग मानते हैं कि योगा इज ए मिरेकल और ब्लैक मैजिक, योग करने से कुछ जादू जैसा हो जाएगा। फिर कुछ मानते हैं योगा इज ओनली फॉर डिसीज्ड पर्सन, मतलब जब हम बीमार पड़ेंगे, जब कभी डायबिटीज हो जाएगी, जब हमें बीपी हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, या अस्थमा हो जाएगा, या कुछ समस्या हो जाएगी, तब हम योग करेंगे। अभी तो हमें कोई समस्या नहीं है, अभी हम बिल्कुल फिट है, तो हमें योग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें योग नहीं करना है। तो योगा इज ओनली ए पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, क्योंकि कुछ समय पहले तक हम जब गुजरते थे पार्क वगैरह के साइड से, तो पार्क में कुछ उम्रदराज लोग प्राणायाम का अभ्यास, योगाभ्यास करते हुए दिख जाते हैं। तो यही धारणा बन गई थी कि योगा इज ओनली ए पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, मतलब रिटायर्ड हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं है तो योगाभ्यास करते रहेंगे। फिर योगा इज ए रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म, ये भी और एक बड़ी धारणा है कि योग जो है ये हिंदू धर्म का अभ्यास है, और जो लोग योग करेंगे वो लोग हिंदू हो जाएंगे, इस प्रकार से एक भ्रांत धारणा है। फिर उसकी एक और भ्रांत धारणा है सेलिब्रेसी इज इसेंशियल फॉर योगा प्रैक्टिशनर्स, मतलब यदि योगाभ्यास करना है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। फिर योगा शुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेक्टेंट मदर्स, यदि कोई माँ बनने वाली है या माँ बनने की इच्छा है तो उन्होंने हानिकारक हो सकता है, ऐसी कुछ धारणाएं हैं। वंस स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा वन कैन नॉट स्टॉप इट, यदि एक बार आपने योगाभ्यास शुरू कर दिया तो बीच में रोक नहीं सकते हैं। ऐसी कुछ कुछ भ्रांत धारणाएं समाज में विद्यमान है, अभी भी है, और इसीलिए लोग योगाभ्यास नहीं करते। तो योगाभ्यास नहीं करने के ढेर सारे कारण हैं, और मुख्य कारण है आजकल शहरों में कि हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि देर रात तक जगते रहते हैं, और उसके कारण देर से उठते हैं, और सुबह उठकर हमें जाना होता है ऑफिस, और इसीलिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसका एक उपाय है कि हम योग को अपनी दिनचर्या का ही हिस्सा बना ले। योग, मैं परिभाषाओं की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आप सब लोग जानते होंगे। योग को हम एक जीवन दर्शन के रूप में लेते हैं, योगा योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो डेली रूटीन है वो भी आ जाती है। हम श्वास कैसे ले रहे हैं, प्रश्वास कैसे ले रहे हैं, ये भी इसमें आता है। फूड हैबिट, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सब चीजें भी आती है। थिंकिंग पैटर्न, हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचते हैं, ये हमारी सोच भी इसमें आती है। हमारा बिहेवियर, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं अपने बड़ों के साथ, और हमसे जो कनिष्ठ है उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। वैल्यूज, हमारे जीवन के जो वैल्यूज है, आदर्श है, वो कैसे है। और रिलेशनशिप, एक दूसरों के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है। ये सब चीजें योग एक जीवनचर्या के रूप में जब हम देखते हैं, तब ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। और योगिक प्रैक्टिसेस के रूप में हम सभी परिचित है। मैंने एक दो प्रैक्टिसेस जो बहुत हायर लेवल के है उनको यहाँ से हटा, मतलब रखा नहीं है, स्थान नहीं दिया है, परंतु जो कॉमन योगिक प्रैक्टिसेस जो है हम जो जानते हैं वो ये है: यम, नियम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्राबंध, धारणा और ध्यान। ये सब कुछ प्रचलित अभ्यास है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, यह अभ्यास यहाँ पर है। अब हम दिनचर्या में योग को कैसे इंक्लूड करें, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त समय नहीं है। तो यही सुबह उठने के साथ साथ हम कैसे योग को इसमें इंक्लूड कर ले, ताकि रूटीन के साथ साथ हमारा योग हो जाए। तो इसमें कुछ मैंने सिलेक्टेड चीजें यहाँ पर आज रखी है, और इनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हम करते जाएंगे कि कैसे
ये छोटी सी प्रैक्टिस करके भी हम बहुत कुछ लाभ पा सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ऊपर रखा है उषापान, फिर उसके बाद टी के एक योग का कैप्सूल कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। इसके बाद सर्व प्रचलित सूर्य नमस्कार और जो मैक्सिमम लोग जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। कुछ चुनिंदा अभ्यास मैंने यहाँ रखे हैं, परंतु जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। यदि हम जान ले कि हमें क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ हो रहा है, तब हम और व्यवस्थित रूप से इन अभ्यासों को कर सकते हैं और तब और अधिक लाभ होगा। तो आज हम जानेंगे कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है। तो ये सब ऊपर जो अभ्यास लिखे हैं उनका बेनिफिट है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र व्यवस्थित रहता है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो हमारे नियंत्रण में हम रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो दृष्टि है, आई विजन, वो ठीक रहती है। हमारे जो हार्मोन्स है, बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो बैलेंस्ड वे में रहते हैं और हमारी मेमोरी अच्छी होती है। ये कुछ इससे लाभ मिलते हैं और एक जीवन के लिए, एक अच्छे सकारात्मक जीवन के लिए ये सब चीजें आवश्यक है स्वस्थ जीवन के लिए। कैसे ये छोटे से अभ्यास ही कैसे हमें लाभ देंगे, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। उषापान। उषा सुबह, प्रातः काल पानी को पीना, सिंपल है। उषापान अर्थात सुबह उठने के पश्चात पानी को पीना। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि बीते दिन रात को, रात्रि काल में हम सोने से पहले ब्रश करके सोए, क्योंकि जो कुछ भी हमने खाना खाया है उसके कुछ कण हमारे दांतों में चिपके रह जा सकते हैं, तो इसके लिए हम ब्रश करके सो जाएं, ये आवश्यक है। सुबह जब हम उठेंगे तो यदि तुरंत फ्रेश होने जाते हैं तो अच्छी बात है, और उसके बाद हम बिना ब्रश किए पानी पिए। यदि संभव है तो फ्रेश होने के लिए जाने से पहले ही हम पानी पिए, ये बेस्ट कंडीशन है। तो उस समय हमें पानी पीना है बिना ब्रश किए। कुछ लोगों को अटपटा लगता है कि बिना ब्रश किए पानी कैसे पिए, क्योंकि जीवा पर तो बहुत सारा मैल जमा हुआ होता है और वो हमें नुकसानदायक हो सकता है। परंतु मैंने इसलिए कहा है कि रात को ब्रश करके सोना है, जिससे कि दिन भर का जो जमा हुआ है वो हट जाए। अभी रात में हमने जो भोजन किया है वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा, और डाइजेशन होने के प्रोसेस में ही वहां से कुछ वाष्प रूप में ऊपर आता है और वो जीवा पर चिपक जाता है। इतनी सी बात है, कुछ गंदगी नहीं होती है। जो हमने भोजन किया है रात्रिकालीन में, वो भोजन पेट में पचता है और चूंकि वो एक नली है, इसलिए वो सब कुछ वाष्प रूप में कुछ कुछ चीजें आके हमारे जीवा, जो कि लिक्विड वहां पे हमेशा मौजूद होता है, इसलिए वहां पर जमा हो जाती है एक परत। ठीक है, तो वो उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं होती है जितना लोग समझते हैं। इसका लाभ ये है, यदि हम सुबह पानी पीते हैं तो वो जो लेयर जमा हुआ है और उसमें जो, जिसको हम गंदगी मान रहे हैं, वो है, वो पानी पीने के साथ उसकी कुछ मात्रा हमारे पेट में जाती है। हम बिना ब्रश के पानी पी रहे हैं, वो जो गंदगी हल्की सी है वो जीवा के माध्यम से, गले से होते हुए, कंठ से होते हुए पेट में जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी सजग हो जाती है। तो जैसे ही ये यहाँ से कुछ एलिमेंट्स हमारे स्टमक में गए, हमारी जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, वो एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और जिससे हमें दिन भर के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी हम पा लेते हैं। तो इम्यूनिटी पाने के लिए और कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। यदि हम सुबह उषापान का अभ्यास करते हैं, इसी से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रह जाती है। इसके साथ हमने कुछ आवश्यक अभ्यास जोड़े हैं, वो है टी के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये उषापान के तुरंत बाद करना है, आवश्यक है। यदि मान लीजिए कि किन्हीं लोगों का कॉन्स्टिपेशन रहता है, अपच की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो वो लोग थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं, उससे लाभ होगा। तो उषापान अर्थात पानी पीने के तुरंत बाद हमें ताड़ासन का अभ्यास करना है। और ताड़ासन का अभ्यास कैसे लाभदायक होगा,
ध्यान से समझिए। जब हम ताड़ासन करते हैं तो पैर की एड़ियां हल्की सी ऊपर उठ जाती है और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, पहली इमेज है ताड़ासन की। तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो पाइलोरिक स्फिंक्टर हल्का सा खुल जाता है स्वतः। ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही हम बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, ये स्फिंक्टर स्फिंक्टर अर्थात एक वॉल्व की तरह होता है। वॉल्व जो चालू और बंद होता है, जब हम कुछ भोजन करते हैं तो वो वॉल्व अपने आप बंद हो जाती है, बंद रहती है, ताकि जो हमने भोजन किया है वो 3 घंटे तक 5 घंटे तक वहां जमा रहे। एसिड बेस जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो, और जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। परंतु यदि हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, जैसे कि ऊपर स्ट्रेचिंग करते हैं, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो अभी बंद था ये खुल जाता है। खुलने के कारण जो पानी हमारे आमाशय में था, स्टमक में था, वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ एंट्री कर जाता है। ठीक है। तो क्या किया हमने, ताड़ासन जब किया तो ताड़ासन के अभ्यास के कारण स्टमक में जो पानी था, जो हमने उषापान के समय पिया था, वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में प्रवेश कर गया। चलिए अभी दूसरा अभ्यास समझते हैं। दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंडिंग। देखिए ताड़ासन में सीधे ऊपर स्ट्रेच किए थे। तिर्यक ताड़ासन में पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी करते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर एक बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं, फिर बीच में आते हैं और फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं, वहां कुछ सेकंड तक रुकते हैं। ऐसे हम 3 से 5 बार ये इस अभ्यास को दोहराते हैं। ये है तिर्यक ताड़ासन। बिल्कुल सिंपल है और इसमें मुश्किल से आपको 2 मिनट का समय लगेगा, इतना भी समय नहीं लगेगा। तो तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करने से होता क्या है, हमारा जो पेट है उसमें दबाव पड़ता है। पेट, यहाँ पर पेट का अर्थ हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक के जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बड़ी लंबी है, लगभग 21 फीट लंबी है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर प्रेशर पड़ता है। कैसा प्रेशर पड़ता है, जैसे सब लोगों के यहाँ गार्डन वगैरह होगा यदि, तो गार्डन में पानी वगैरह देते हैं, कुछ लोग मग से पानी देते होंगे और कुछ लोग पाइप से देते होंगे आंगन में पानी। तो जिन लोगों ने पाइप से पानी दिया होगा उनको यदि याद हो, तो जहां तक पाइप जा रहा है वहां तो डायरेक्ट पानी देंगे, लेकिन दूर यदि पानी दे रहा है तो देना है तो हम पाइप को क्या करते हैं, हल्का सा दबाते हैं सामने से, ताकि पानी दूर तक जाए। पाइप यदि यहाँ तक है और हमें दूर तक पानी देना है तो हम सामने वाले हिस्से को हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि पानी दूर तक जाता है। ऐसे ही कुछ प्रोसीजर होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी है और हमने इधर और उधर बेंड किया बॉडी को, उसके कारण क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है और वहां का पानी फोर्सफुली इधर उधर जाता है। फोर्सफुली जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं भी चला जाएगा, क्योंकि वो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे धीरे आगे जाता है। 21 फीट लंबा है तो धीरे धीरे आगे जाता है और फिर वो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ पानी खिसकते हुए चला जाता है। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ताड़ासन का अभ्यास किए तो पानी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ गया। जब तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास किए, पानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ गया। अब जब हम कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, देखिए कटी चक्रासन का अभ्यास लास्ट वाला दिख रहा है। हाथ, दोनों हाथ कंधे के बराबर होते हैं और हम लेफ्ट एंड राइट साइड में ट्विस्ट करते हैं बॉडी को। ये प्रोसीजर वैसे ही है यदि हम में से किसी ने सुबह कपड़े धोए होंगे। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद उसको घिसते हैं, घिसने के बाद उसको पानी में डुबो डुबो कर साफ करते हैं, और जब पूरा क्लीन हो जाता है तब लास्ट में क्या करते हैं, उसको निचोड़ते हैं। कैसे निचोड़ते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में उसको निचोड़ा जाता है। क्यों निचोड़ा निचोड़ा जाता है, कपड़े में जो पानी है वो
निकल जाएगा और सूखने में बड़ा इजी हो जाएगा। आजकल वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, परंतु जिन लोगों ने निचोड़ के पानी निकाला होगा उनको याद होगा। ऐसे ही कुछ प्रोसीजर हमारे शरीर में भी होती है जब हम कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। और लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करने से जो पानी अभी लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री कर गया है वो निचोड़ा जाता है। अब आप बोलेंगे निचोड़ा गया तो अभी पानी बाहर निकलेगा, तो पानी बाहर निकलेगा अर्थात पेट फाड़ के बाहर नहीं निकलेगा, तो वो और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो वो जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन को सफा करता हुआ रेक्टम की तरफ बढ़ जाता है। रेक्टम मलाशय को कहते हैं। तो वहां पर मल पहले से ही जमा हुआ होता है। जो हमने भोजन कल दोपहर को, कल शाम को किया है वो पच गया, और जो अवशेष है वो मलाशय में जमा रहता है। पीछे से पानी आता है एकदम फ्लो करता हुआ, फ्लशिंग करता हुआ, और प्रेशर बनाता है, और थोड़ी देर में हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं। आप कहेंगे कि ये कोई चमत्कार है क्या? ये वास्तव में होता है। ये अभ्यास हम करते हैं, और बड़े मुश्किल से 5 मिनट के अंदर जो पानी हमने पिया है वो पूरी मात्रा में पेट से बाहर भी आता है। पेट से बाहर अर्थात ऊपर से नहीं, नीचे से। तो पेट पूरी तरह क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो कब्ज की समस्या नहीं होगी। और कब्ज के कारण बहुत सारी अतिरिक्त समस्याएं होती है, जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा की समस्याएं भी जब हमारा पेट क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तब उत्पन्न होती है। तो यदि पेट साफ रहेगा तो दिन भी अच्छा जाएगा, दिन भर आप ताजगी महसूस करेंगे। और एक और कहावत है, ये जो पेट है वो रोगों की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो पेट यदि स्वस्थ रहेगा तो हम बाकी बहुत सारे रोगों से मुक्त रह सकेंगे। तो देखिए, ये जो 3 अभ्यास है, पानी पीने में आपको लगभग आधे से 1 मिनट का समय लगेगा, और ये तीनों अभ्यास यदि आप अच्छे से करते हैं तब भी बड़े मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगेंगे। और उसके बाद आपका डेली रूटीन है कि आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे, तो आप समय पे फ्रेश होने के लिए चले जाएंगे। तो इसमें योग कहीं भी बाधा नहीं बन रहा है, आपका समय नहीं खा रहा है, उल्टा आपकी रूटीन को व्यवस्थित कर रहा है। फिर आगे चलते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बारे में हम सभी जानते हैं। ये वैदिक काल से सूर्योपासना हमारे सभ्यता का अंग रहा है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूर्योपासना के बारे में कुछ चर्चाएं मिलती है, और हमारे जो महाकाव्य है उनमें भी सूर्योपासना का हमें उपदेश मिलता है। और मध्यकाल में जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है और मार्तंड मंदिर, ये बताते हैं कि हमारे सभ्यता में सूर्य का कितना महत्व है और सूर्य उपासना का कितना महत्व है। फिर शिवाजी के समय में समर्थ गुरु रामदास जी ने गांव गांव में सूर्य नमस्कार को प्रचलित किया था। और आज हम सब लोगों के समक्ष थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंसेस है, 1-2 स्टेप्स का। बाकी पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सूर्य नमस्कार एक प्रचलित योगाभ्यास है। मैंने यहाँ सूर्य नमस्कार इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास देखेंगे तो इसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, स्ट्रेचिंग भी है, बैलेंसिंग भी है। इस प्रकार हमारे शरीर का एक संपूर्ण व्यायाम सूर्य नमस्कार के माध्यम से होता है। इसमें जो स्टेप्स है वो प्रणामासन है, हस्त उत्थान है, पाद हस्तासन है, अश्व संचलन है, दंडासन है, फिर अष्टांग नमस्कार है, भुजंगासन है, पर्वतासन है, अश्व संचलन, पाद हस्तासन, उत्तान पादासन, सॉरी हस्त उत्थानासन, और फिर प्रणामासन। ये 12 स्टेप्स है। 1-2 स्टेप का कुछ डिफरेंसेस होता है अलग अलग एरिया के हिसाब से, परंतु एक स्टैंडर्ड 12 राउंड सूर्य नमस्कार यही है। फिर बेनिफिट्स, सूर्य नमस्कार से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन होते रहता है, इसीलिए, और पूरे शरीर में होते रहता है, और इसीलिए जो हमारा जो ब्लड है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहता है, और प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन एक मेजर बेनिफिट। फिर optimal flow of fresh blood in the body is a great way to detox the body. Detoxification, हमारे शरीर से जो विजातीय द्रव्य है उनको शरीर से बाहर निकलने का एक माध्यम है हमारा ब्लड ही।
ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विजातीय पदार्थ शरीर के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो यदि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो वो विजातीय द्रव्य भी सही समय पर शरीर से बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी सूर्य नमस्कार एक बेहतरीन अभ्यास। फिर शरीर जो हमारी स्किन है उसका ग्लो बढ़ जाता है। कैसे? ब्लड सर्कुलेशन जहां भी अच्छा होगा वहां ग्लो बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम मुट्ठी बंद करके रखते हैं और कस के बंद करके रखते हैं, थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो हाथ जो है लाल लाल दिखता है। लाल क्यों दिख रहा है? ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ गया। कभी कभी हम किसी का ऐसे जोर से हाथ पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर बाद हाथ छोड़ते हैं तो वहां लाल निशान आ जाता है। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन वहां कुछ ज्यादा हो गया था, दबाव आ गया था। तो जैसे हम अभ्यास करते हैं तो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्किन में ग्लो बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो भले ही गोरे दिखेंगे लेकिन ग्लो नहीं होगा। ठीक है। एनहांस फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से फिटनेस बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ड्यू टू अल्टरनेट स्ट्रेचिंग एंड compression of the abdominal organ, digestive fire gets activated, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। क्योंकि बार बार हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारे स्टमक पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ता है और यहीं से हमारा पाचन होता है। एक तो हमारे मुंह से हम अन्न को चबाते हैं, उसके बाद जो मेन डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन, वो हमारे स्टमक में होता है। एब्जॉर्प्शन का मेन काम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होने से, जठराग्नि सही होने से जो कुछ भी हमने खाया है वो अच्छे से पचेगा, और अच्छे से अवशोषित भी होगा। और है नर्वस सिस्टम एक्टिव, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक्टिव होने के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक्टिव हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार के ये सारे बेनिफिट्स हैं। फिर अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए हमने लोगों को देखा है बहुत आलस करते रहते हैं, और कुछ कुछ लोगों को तो 1 मिनट का अभ्यास नहीं करते और नींद आ जाती है, सो जाते हैं प्राणायाम का अभ्यास करते करते। परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है और सिंपल टेक्निक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम प्रणव मुद्रा लगा सकते हैं। पहली 2 उंगलियां नीचे रहती है, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एक तरफ और एक तरफ अंगूठा। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम इनहेलेशन करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, थोड़ी देर श्वास को रोकते हैं, फिर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ देते हैं। फिर यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करते हैं। राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेते हैं, थोड़ी देर श्वास को रोकते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर। हठ योगी ग्रंथ कहते हैं रेशो 1:2 फॉलो करना चाहिए आइडियली, परंतु स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक योगाभ्यासी है वो 1:1:1 का रेशो भी फॉलो कर सकता है। अर्थात मान लीजिए 10 सेकंड तक आप इनहेलेशन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, 10 सेकंड तक श्वास को रोक कर रखिए और 10 सेकंड तक श्वास को दूसरे नासिका से बाहर कीजिए। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ बहुत है, क्योंकि हमारा प्राण और हमारा मन एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। यदि प्राण स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम क्रोध अवस्था में होते हैं, जब हम एंग्री होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब हमारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाती है। इसलिए जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं हमें क्या बताते हैं कि जब गुस्से में होते हैं तो दीर्घ श्वास प्रश्वास लीजिए। दीर्घ श्वास प्रश्वास क्यों लीजिए? क्योंकि जो अभी फास्ट हो गया है ना ब्रीदिंग, वो जब स्लो हो जाएगा तो एंगर जो है, क्रोध है, ऐसे ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा होने के लिए ब्रीदिंग फास्ट चाहिए। जब ब्रीदिंग फास्ट होगी तभी एनर्जी जनरेट होगी बॉडी के अंदर, और तभी दूसरे को चपाट लगा सकेंगे, दूसरे के बाल खींच सकेंगे, या जो भी कर सकेंगे, गाली दे सकेंगे। परंतु यदि श्वास धीमी चल रही होगी ना, चाहे आगे वाला कुछ भी गाली देगा, हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये मैनेजमेंट वाले लोग कहते हैं कि आप दीर्घ श्वास प्रश्वास लीजिए। तो आप जान लीजिए कि ये जो प्राणायाम का अभ्यास है इसके कारण हम इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस, क्रोध भी एक इमोशन है, प्रेम भी एक इमोशन है, आश्चर्यचकित होना भी एक इमोशन है। तो ये जो इमोशंस है इसको प्राणायाम के माध्यम से, प्राण के माध्यम से मन को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। होता क्या है
जब हम ये अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ये हमारा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे नियंत्रण में आने लगता है। वैसे तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, ये सब अपने आप कार्य करता है। सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक के पार्ट। परंतु काफी मात्रा तक जब हम ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब प्राण हमारे नियंत्रण में आ जाता है, प्राणवायु हमारे नियंत्रण में आ जाती है, तो चूंकि ये मन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, इमोशंस पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें सजग होने की आवश्यकता होती है। जितनी सजगता से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उतनी ही मात्रा में हम हमारे मन पर, हमारे भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बहुत सिंपल अभ्यास है, परंतु थोड़ा सजगता से करेंगे तो हम जो हमारे इमोशंस कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम अपना आपा खो देते हैं, उसमें बहुत हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं नाड़ी शोधन के प्राणायाम। अगला एक प्राणायाम मैं डिस्कस करूंगा, भ्रामरी प्राणायाम। ये भी एक प्रचलित अभ्यास है, लोग हूं हूं करके प्राणायाम का अभ्यास फिनिश कर लेते हैं, परंतु ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम इसको हमिंग साउंड भी कहते हैं, है ना, और स्कूल में इसको भ्रामरी प्राणायाम नहीं, हमिंग साउंड ऐसे मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक के रूप में बच्चों को कराया जाता है, इससे मेमोरी बढ़ती है। होता क्या है, इसमें वैसे तो ऐसे सिखाया जाता है, मैंने यहाँ सिंपल ऐसे किया है क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि हमारी इंद्रियां बंद हो। यदि आप अपने आप को ऑर्डर दे दे कि हम आंखें नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली कान बंद करने से भी हो जाएगा। तो उसमें करते क्या है, श्वास अंदर लेते हैं और जैसे मधुमक्खी का आवाज होता है इस तरह भ्रमर की तरह गुंजायमान करते हैं। कुछ लोग ना बहुत जोर से आवाज निकालते हैं, वो बहुत जोर से आवाज जो है इसमें आवश्यक नहीं है। आवश्यक है हमारा जो ब्रेन का पार्ट है, इसके सेंटर में हल्का सा स्पेस है, हल्की सी, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, सब कॉम्पैक्ट है, भरा हुआ है, तो वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। भ्रामरी प्राणायाम का उद्देश्य जोर से ध्वनि निकालना नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे ब्रेन के मध्य में जो हाइपोथैलेमस का एरिया है, वहाँ ये जो आवाज है, या फिर जब हम ओम बोलते हैं तो जो म का है, उसके माध्यम से यहाँ पर हल्का सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और यही इसमें इसका उद्देश्य भी है जो हमें आवश्यक है। तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है हाइपोथैलेमस के पास, उसका लाभ है, जोर से आवाज निकालने का नहीं। क्या लाभ है, तो जो हाइपोथैलेमस के पास ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट है, और उसी के आगे हल्का सा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बाकी ग्लैंड्स को नियंत्रण में रखती है। जैसे ये यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ पर हमारे अभी सुब्रमण्यम सर को हमने देखा था, तिलक लगाए थे, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ से ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है, यहाँ से वो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से जो हमारा ओवरीज है और टेस्टिज है इसको भी कंट्रोल कर रहा है। और हमारे शरीर के ये एकदम मुख्य हार्मोन्स है। थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, चयापचय प्रक्रिया को नियंत्रण में लाते हैं। हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। टेस्टिस, ओवरीज हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इन हार्मोन्स को कितनी मात्रा में करना है, ज्यादा हो गया क्या तो थोड़ा सा रोक दीजिए, कम हो गया है क्या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये निर्देश देने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि किसके नियंत्रण में काम करती है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में वाइब्रेशन होने से वो स्वस्थ रहता है, और उसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलर मैसेज जाते रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सिग्नल भेजते रहते हैं कि आप अपना काम ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो जब ये वाइब्रेशन होता है तो ये दोनों का जो रिलेशन है, संपर्क है, वो व्यवस्थित रहता है। इसीलिए बॉडी में हार्मोनल बैलेंस यदि सही से रखना है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। दूसरा लाभ भ्रामरी प्राणायाम का,
जहाँ पर हाइपोथैलेमस है उसी के नीचे से हमारे जो आईज है, इनके ऑप्टिक नर्व्स, आईज के पीछे से ऑप्टिक नर्व्स जाती है। वो कहाँ जाती है? पीछे ऑसिपिटल लोब है हमारे ब्रेन का हिस्सा। इस ऑसिपिटल लोब में ये सीधे सीधे नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्रॉस होके जाते हैं ऐसे, इधर का इधर जाता है, इधर का इधर। तो जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं उस क्रॉस वाली जगह को, ये जो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस वाली जगह को कहते हैं ऑप्टिकल चियाज्म। ये ऑप्टिकल चियाज्म और कहीं नहीं है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल एकदम क्लोज होके गुजर रहा है। जो जब हम हमिंग साउंड करते हैं, हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स में वाइब्रेशंस होते हैं, और नर्व्स में वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाला ये भ्रामरी प्राणायाम अकेला प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के कारण ऑप्टिक में वाइब्रेशन होता है। यदि सिग्नलिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो वो दूर होता है। इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम आई विजन के लिए भी महत्वपूर्ण अभ्यास है। जैसे पहले के जमाने में एक ऐड आता था, झंडू बाम और 3 काम ऐसे कुछ। तो ये ऐसे ही मान लीजिए, ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, प्राणायाम एक है लेकिन इसके लाभ बहुत ज्यादा है। तो नियमित रूप से हमें ये अभ्यास करने चाहिए। मैंने गिने चुने अभ्यास बताए, इसमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। उषा पान का अभ्यास बताया, 1 मिनट में पानी पीना हो जाएगा। टी टी के बड़े मुश्किल से 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद आपके पास समय है तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। अदरवाइज आप नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। यह हमें फिजिकली फिट रखेगा, और हमारे जो दूसरे स्ट्रेस देने वाली चीजें होती है जिसमें इमोशंस हावी हो जाते हैं, हमारे रिश्ते कभी कभी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उसमें जो इमोशंस हावी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ना केवल शारीरिक लाभ देते हैं बल्कि हमें इमोशनल, भावनात्मक रूप से भी बहुत लाभ देते हैं। एक और अभ्यास मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, कपालभाति का। कपालभाति लोग जानते हैं परंतु खूब अधिक मात्रा में करते हैं। देखिए, जिन लोगों को समस्या है बीपी वगैरह की, उन लोगों ने अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए, और यदि थोड़ा सा भी अभ्यास करना है तो उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है। यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो आराम से 200, 300, 500 राउंड तक कर सकता है, यदि कोई समस्या नहीं है तो। ये जो कपालभाति है ये एक शोधन क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है, शोधन क्रिया। इसमें क्या लाभ होता है? कपालभाति में आप एकदम फोर्सफुली श्वास को छोड़ने का अभ्यास ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा श्वास अंदर जाता है और अधिक मात्रा में श्वास बाहर जाता है, फोर्सफुली बाहर करते रहते हैं। होता क्या है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में हमारे लंग्स में टाइडल वॉल्यूम होता है और एक रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो थोड़ी मात्रा में श्वास हमेशा हमारे लंग्स में रहती है। भले ही हमने फोर्सफुली श्वास छोड़ दिया, श्वास छोड़ने के पश्चात भी थोड़ी सी श्वास हमारे लंग्स में हमेशा हमेशा रहती है। जब हम और वो श्वास हमेशा रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक समय तक वहां रहे, ये हमारे लिए सही नहीं है। खासकर उन जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है। जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है, और वहां पर विषाक्त तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो ऐसी जगहों पर जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, यदि वो नॉर्मल ही रहेगा, तो वो जो लंग्स में रिजर्व वॉल्यूम है उसमें भी वो विषाक्त जो तत्व है वो ज्यादा समय तक रहेंगे, और फिर लंग से रिलेटेड समस्या होने के चांसेस रहते हैं। कपालभाति क्या करता है, फोर्सफुल एक्सेलेशन, इनहेलेशन थोड़ा सा, एक्सेलेशन ज्यादा। तो वो जो अंदर जमा हुआ श्वास है वो भी फोर्स से बाहर निकलता है। यदि कपालभाति का अभ्यास हम ना करें तो वो जो जमा हुआ श्वास है वो ऐसे बाहर पूरा नहीं निकलता है। परंतु कपालभाति के अभ्यास से वो जो जमा हुआ श्वास है वो बाहर निकलेगा, बाद में उसकी जगह नया श्वास जाएगा। नया श्वास जाने से अच्छा है, परंतु पुराना श्वास ज्यादा समय तक वहां पड़े रहने से विषाक्त तत्व ज्यादा समय तक रहेंगे, और वो हमारे लंग्स के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए संभव है तो 2 मिनट 3 मिनट का आप ये कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। ठीक।
इससे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखेंगे और हमारे जो विषाक्त तत्व है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में छुपे हुए रह सकते हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं दिए, परंतु जो अत्यंत लाभदायक है और जो हमने करना चाहिए डेली रूटीन में और पूरे परिवार के साथ, वही अभ्यास आज हमने हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो ये है कि हम परिवार के साथ अभ्यास करें, थोड़ा सा करें, परंतु परिवार के साथ करें और डेली करें, उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु जी और धन्यवाद डायरेक्टर सर प्रोफेसर पीवीबी सुब्रमण्यम सर, जो इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना और मेरी बातों को सुनने का प्रयास किया। धन्यवाद। बहुत बहुत